हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो वेस्ट बंगाल सेट 2021 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे जी। 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज के पार्ट में 51 से यानी 51 से लेके 100 तक, तो अगले 50 क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं। दो चार चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको नई सीखने को मिलेंगी। आपके नोट्स जो हैं वो अपडेट यहाँ से हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नया ही आप सीख के जाएंगे। तो ये जो क्लास है ये सेट के लिए, जितने भी सेट हैं, किसी भी स्टेट का जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, प्लस नेट के लिए और प्लस जो पीजीटी लेवल पे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बेटर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है ताकि ये जो साइकिल है ये ऐसे ऊंची चलती रहे ठीक है, और हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। 51st क्वेश्चन आपके सामने है। 50 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो इन इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट स्मृति इज टर्म्ड एज, तो स्मृति किसको बोलते हैं? सुनने को बोलते हैं एक तरीके से। स्मृति स्मृति नहीं, स्मृति तो याद करना हो गया ना, श्रुति होता है वो तो एक तरीके से सुनना। तो ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये कॉग्निशन से रिलेटेड हो गया, संज्ञान से रिलेटेड हो गया। तो इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव कॉग्निशन की तरह आपको नजर आएगा, वैलिड नॉलेज की तरह या अनुभव या फिर विकल्प, इस तरीके से हम इसको लेके नहीं चलेंगे। ओके, a variable that is difficult to observe, define and control in educational research, तो उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो देखो, एक्सट्रेनियस को तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिनका हमें इनका इफेक्ट नहीं देखना है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट, हम चाहते हैं कि इनके अलावा किसी भी चीज का इफेक्ट ना आए, कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे सिर्फ इंडिपेंडेंट का इफेक्ट आए। ओके, सो एक्सट्रेनियस को या जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक कर भी लेते हैं। ऑल्दो ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को हम एजुकेशनल रिसर्च में कम और साइंटिफिक रिसर्च में ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल एक तरीके से एक्सट्रेनियस का ही पार्ट हम मान के चलते हैं, जहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो क्या रहेगा? वो एक तरीके से हाइपोथेटिकल वेरिएबल रहेगा कि वो वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ते हैं या हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सम सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली है नहीं है वो हमें भी नहीं पता होता, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है, और ना ही हमें इनको ऑब्जर्व करना होता। ठीक है, तो ना ऑब्जर्व करना है ना डिफाइन करना है, और कंट्रोल करने की हम कोशिश भी करेंगे क्योंकि हम इनको लेके ही नहीं चल रहे, ये हाइपोथेटिकल है। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल को जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा ऑब्जर्व, डिफाइन या कंट्रोल करना। एक्सट्रेनियस को हम कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करते हैं, कुछ हद तक करते भी हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है। Which of the following is an introspective level of teaching? तो इंट्रोस्पेक्शन यानी थोड़ा सा हाई लेवल की थिंकिंग। तो वो इंट्रोस्पेक्शन किस में आ जाएगा? ये 3 लेवल हमने यूजुअली पढ़े हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आंसर हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। क्रिटिकल लेवल आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बिकॉज मेजरली 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हम लेके चलते हैं, एक मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में जाके हम फिर सोचना शुरू करते हैं जो चीजें हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझी हैं। ओके, सो इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाता है वहां पे। देन ये जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं जैनिज्म के तो उनको अपडेट कीजिएगा, नहीं बना रखे हैं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत फिलोसफी, इन सब के नोट्स बना लीजिएगा डिटेल्ड वीडियोस देख के, क्योंकि आजकल क्वेश्चन काफी डिटेल में आते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। इन्होंने पहले ऑप्शन का आंसर ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस में 4th ऑप्शन दे दिया, ऑल्दो ये जीवा नहीं जीवा आएगा। ओके, जीवा अजीवा यानी सोल नॉन सोल, वो वाली सिचुएशन, लिविंग नॉन लिविंग वाली सिचुएशन। ओके, देन पुद्गाला जो है, पुद्गाला हम किसको बोलते हैं? मैटर को बोलते हैं जब हम जैनिज्म फिलोसफी की बात करते हैं। सो अगर आपको इतना भी आइडिया होता कि बी का 3rd आएगा तो आपका आंसर फर्स्ट निकल आता। ओके, अब आपको याद क्या रखना है? इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है कि जब हम जैनिज्म को पढ़ते हैं, सो जैनिज्म में ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेस हैं, 7 तत्व भी होते हैं। उन तत्वों को भी हम, एक क्वेश्चन और आएगा वहां डिस्कस करेंगे। ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेस या द्रव्य इनको बोलते हैं, द्रव्य, द्रव्य पदार्थ, सब्सटेंस, वो वाली चीज। उसमें जीव रहेगा सोल और अजीव रहेगा नॉन सोल, जिसमें सोल नहीं है।
और अजीव में हम फर्दर ये 5 पार्ट्स पढ़ते हैं, यानी स्पेस, अक्ष, मैटर, उद्गाला जिसको बोल रहे हैं, मीडियम ऑफ मोशन धर्म, मीडियम ऑफ रेस्ट अधर्म, और टाइम हम इसको काल बोल रहे हैं। ओके, सो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए दोनों वे में, यानी धर्म है तो मीडियम ऑफ मोशन, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोशन लिख दिया या प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट लिख दिया। सो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको फ्लो चार्ट को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। वैलिड नॉलेज इन इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टू, तो वैलिड नॉलेज किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, या सोर्स ऑफ नॉलेज से। तो अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, आपने पेपर 1 पढ़ा हो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी हो, वीआईपी क्लासेस देखी हो, या जो बेसिक क्लासेस मैंने करवाई थी वो देखी हो, तो आपको पता होगा प्रमाता जो है हम सब्जेक्ट को बोलते हैं। ये बात बिल्कुल तीनों की तीनों ठीक लिखी हुई है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या वैलिड नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो हम इन सब की बात करते हैं, तीनों की, क्योंकि जो नॉलेज अटेन कर रहा है, जिसके बारे में अटेन कर रहा है, और सोर्स क्या है, तीनों ही मैटर करते हैं हमारे लिए। रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, बट नोट, तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। तो रिसर्च एक सीक्वेंशियल प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हायरार्किकल प्रोसेस। सो कॉन्टिन्यूअस तो डेफिनेटली है, सीक्वेंस में भी हम मानते हैं कि एक के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सिस्टमेटिक है तो सीक्वेंशियल भी समहाउ हो ही गया। इटरेटिव प्रोसेस भी है बट हायरार्किकल नहीं है। हायरार्किकल में हम रैंकिंग करने की बात कर रहे हैं कि एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। तो वो रैंकिंग की बात आ गई, तो हायरार्किकल प्रोसेस ये नहीं है। रिसर्च सिस्टमेटिक है, सीक्वेंशियल है, इटरेटिव, इटरेटिव की आप बात करेंगी तो उस चीज को रिपीट करना, बार बार करना, इंप्रूव करने के लिए, या फिर कई बार इसको जो है वो जब हम मैथमेटिकल या कॉम्पिटिशनल प्रोसेसेस की बात करते हैं उस टाइम पे ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे हम वहां पे। ओके, सो इटरेटिव भी है, सीक्वेंशियल भी है, और कॉन्टिन्यूअस भी है। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शंस, तो जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो किस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए, उसके ऑप्शंस जब हम वो होता है ना कि कैसे क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे जनरेट करनी है पॉलिसी, तो उस प्रोसेस में कि वो पॉलिसी जनरेट हुई कैसे है, वो कौन कौन से मोड इंक्लूडेड है। तो सिस्टमैटिक आएगा बेसिकली, सिस्टेमिक मोड, देन है आपका इंक्रीमेंटल मोड, एडहोक मोड, इंपोर्टेशन मोड। ये मैंने स्पेलिंग एरर नहीं की है, यही स्पेलिंग आपके एग्जाम में दी हुई है। ओके, सो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये चारों के चारों मोड बिल्कुल करेक्ट हैं। होते क्या हैं, पहला रहेगा सिस्टेमिक मोड, इंक्रीमेंटल मोड, एडहोक मोड और इंपोर्टेशन मोड। तो सिस्टमैटिक वे में एक तरीके से आगे बढ़ना, यानी आप पहले डाटा जनरेट कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, उन ऑप्शंस को रिफाइन कर रहे हो, तब जाके आप क्या कर रहे हो, एक पॉलिसी जो है वो बना रहे हो, या एक पॉलिसी ऑप्शन जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कि हाँ इस चीज के ऊपर पॉलिसी बन सकती है। ठीक है, डाटा फिर आप अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। इंक्रीमेंटल मोड क्या रहेगा कि कई बार क्या होता है, कोई चीज जो है वो प्रॉब्लम विद इन द एजुकेशनल सिस्टम नहीं रहती एक तरीके से, वहां पे जब हो गई तो वो फ्रिक्वेंटली बाहर से उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई पॉलिसी बनाने के लिए पब्लिक की तरफ से प्रेशर है, या पब्लिक डिबेट हो रहा है किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो वहां पे वो क्या हो गया कि एकदम से इंस्टेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको नजर आएगी कि बनानी पड़ेगी इस तरीके की कोई पॉलिसी। जैसे कई बार होता है ना कि जो वुमेन के साथ या हैरेसमेंट के केसेस या बहुत गलत चीजें भी हो जाती हैं, तो उनके लिए जब एक तरफ प्रेशर पड़ेगा सरकार पे तो वो इंस्टेंटली जो पॉलिसी बन रही है, अब वो डाटा के बेस पे या उस पर फोकस नहीं कर रहे हम कि कैसे हमें पॉलिसी ऑप्शन जनरेट करना है, हम फोकस कर रहे हैं कि ठीक है प्रेशर आ रहा है तो अर्जेंसी हमें दिख रही है, तो हमें क्विक रिस्पॉन्स की तरह जो है वो क्या करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं उस पॉलिसी को, उस पॉलिसी ऑप्शन को। ओके, एडहोक मोड क्या होगा, ये एजुकेशन सिस्टम से बाहर की चीज है। ठीक है, हम यूजुअली एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे वंस ए प्रॉब्लम विद इन एजुकेशनल सिस्टम इज रिकग्नाइज्ड, और वो एजुकेशनल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने वो विमेन वाला एग्जाम्पल दिया, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हो तो ठीक है इंक्रीमेंटल मोड में एग्जाम्पल आ गया, बट अगर हम विमेन के जो रेप केसेस हो रहे हैं या गलत चीजें हो रही है वो वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो वो आउटसाइड द एजुकेशनल सिस्टम हो गई, लेकिन इमरजेंसी है, जरूरी है। कई बार ये भी होता है एडहोक में, यूजुअली हम ये लेके चलते हैं, जैसे जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसका तो कोई ना कोई रैशनल है, बेसिस है हमारे पास कि गलत नहीं होनी चाहिए चीजें, बट एडहोक में कई बार कोई रैशनल बेस नजर नहीं आता, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ एक चीजें नजर आती है। जैसे वो किया गया था ना इलेक्शन
के दौरान जो पैसा जो है पार्टीज को मिलता है, मैं नाम वर्ड भूल गई एग्जैक्टली क्या था वो, ठीक है, तो वो कि वो पता चल सकता है अब वो वाली सिचुएशन कि कहाँ से आया नहीं आया वो वाला। उसके अलावा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी वहां पे, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, ऑल्दो पॉलिसी नहीं थी, एक एक्ट या रूल सा लेके आए थे कि हाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन के दौरान जो आपको मनी मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, ऐसा कुछ था। सो पॉइंट ये है कि कई बार कोई रैशनल बेस नहीं होता है चीजों का, उसके बावजूद भी आप जो है पॉलिटिकल इवेंट की तरह या किसी जो होता है ना न्यू एलिट की इमरजेंसी की तरह शो करते हुए, वो प्रॉब्लम भी नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल आप कोई पॉलिसी बना रही हो, सो वो एडहोक मोड में आ जाती है। तो हमने पहला पढ़ा सिस्टमैटिक मोड या सिस्टेमिक मोड। तो सिस्टेमिक मोड में सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करके उस बेसिस पे देख रहे हो कि हाँ इसकी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, हमने एक पॉलिसी ऑप्शन क्रिएट कर दिया। इंक्रीमेंटल मोड में आप क्या कर रहे हो, बाहर से प्रेशर आ रहा है, एक बार जब एजुकेशन के फील्ड में आपकी प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो गई, अब वो बाहर डिस्कस हो रही है, तो वो बाहर डिस्कस होते होते अब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी की तरह, क्विक रिस्पॉन्स की तरह आपने वो पॉलिसी ऑप्शन क्रिएट कर दिया। एडहोक मोड में पॉलिटिकल विल या ऐसी कोई चीज आपको देखने को नजर आएगी जो कि आउटसाइड द एजुकेशनल सिस्टम है प्रॉब्लम आपकी, बट उसका कोई मेजर रैशनल बेस आपको नजर नहीं आएगा, और आप क्या कर रहे हो, आपने कोई पॉलिसी ऑप्शन क्रिएट कर दिया। इंपोर्टेशन में आप इंपोर्ट कर रहे हो, यानी दूसरे देश में कोई चीज लागू हो रही थी, कोई पॉलिसी थी किसी चीज से रिलेटेड, वो हमने जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपनी जो है नीड्स के हिसाब से पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कि अच्छा सोसाइटी में इस ग्रुप के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, तो वो हमने वहां से इंपोर्ट कर ली, तो वो एक पॉलिसी ऑप्शन वहां पे क्रिएट हो गया हमारा इंपोर्टेशन मोड के थ्रू। तो यूजुअली हम ये 4 मोड पढ़ते हैं, सिस्टेमिक मोड, इंक्रीमेंटल, एडहोक और इंपोर्टेशन मोड। ओके जी। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट यानी आइडिया, तो ये जो एक्ट है ये मैंने आपको मोटे तौर पे जब एसएसबी पीजीटी वाले बच्चों की क्लासेस ली थी उस टाइम पे बताया था, ठीक है। सो आइडिया, क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं है, ये यूएस का एक्ट है, बट हमारे यहाँ जो है वो पीडब्ल्यूडी था पहले, और अब जो है वो आरपीडब्ल्यूडी 2016 है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड करता है फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। और क्या चीज प्रोवाइड करता है, यानी व्हाट एल्स इज प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स अंडर इट। सो प्रेफरेंशियल क्लासरूम असाइनमेंट, यानी जिस क्लासरूम असाइनमेंट को आप चाह रहे हो, वो प्रेफर कर रहे हो, वो आपको मिल गया, या ट्रांसपोर्टेशन टू द स्कूल ऑफ देयर चॉइस, तो आपका जो स्कूल है कि आपका जिस स्कूल में जाने का मन है वहां तक की ट्रांसपोर्टेशन, इंस्ट्रक्शन इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, अ पैरा प्रोफेशनल एड टू असिस्ट विद इंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, अगर आपने एक्ट नहीं भी पढ़ा तो भी आपको समझ आएगा कि जब हम मतलब इनको इंक्लूड करने की, इंक्लूजन की कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट में उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। बाकी अगर हम आइडिया की बात करें, जो एक्ट है वो 1975 में पास हुआ था और 2004 में अमेंड किया गया था, वही जैसे हमारे यहाँ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वहां पे ये आइडिया है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। हमारे जो आरपीडब्ल्यूडी है उसमें सारे राइट्स की बात करते हैं हम, इस वाले में सिर्फ एजुकेशन की बात होगी। ओके, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वहां तक ये लिमिटेड थोड़ा सा रहेगा। इन योग फिलोसफी स्वाध्याय का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको, स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करना। तो देखो, भगवान को याद करना, समझना किसी चीज को, कंटेंटमेंट को, संतोष को, या फिर पावर ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता होने की पावर होना, स्टडी, मेजरली आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर रहे हो तो खुद से पढ़ रहे हो उनको, स्वाध्याय करना, ठीक है, स्वयं अध्ययन करना उस चीज का, खुद से पढ़ना। नेक्स्ट है जी 60th क्वेश्चन, कंक्लूजन्स ऑफ अ स्टडी अंडरटेकन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इमीडिएटली फॉलोज। तो जब आप एक थीसिस लिखते हो या स्टडी कर रहे हो, वो चीज आप लिख रहे हो, तो कंक्लूजन्स के बाद क्या चीजें आएंगी। तो देखो, कंक्लूजन आप किस बेसिस पे निकालोगे, मेजर फाइंडिंग्स के बेसिस पे, तो मेजर फाइंडिंग्स तो पहले आएंगी, फिर कंक्लूजन आएगा उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे, और उस कंक्लूजन को अब आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस करने हैं आपने, उसके बाद आप उसकी डिस्कशन के बाद आप देखोगे कि क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशंस निकल के आती हैं, और उसके बाद आप क्या करोगे,
फ्यूचर रिसर्च के बारे में सजेस्ट करोगे। फ्यूचर रिसर्च का सजेशन लास्ट में होता है, ठीक है। उससे पहले हमें पहले ये कंक्लूजन से पहले जो हमारी फाइंडिंग्स आई, फाइंडिंग्स के बेसिस पे कंक्लूड किया, कंक्लूजन के बेसिस पे रिजल्ट्स डिस्कस किए, क्योंकि कंक्लूजन में ही तो रिजल्ट्स आए हैं हमारे, तो फिर उनको डिस्कस किया, फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशन देखी कि एजुकेशन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, एंड देन हम फिर फ्यूचर के लिए सजेस्ट करेंगे। Which one of the following is an innovation in teacher education? तो इनोवेशन आपसे पूछा गया है। बिहेवियरिज्म कहीं इनोवेशन नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही चीज है। पीयर टीचिंग हो सकती है थोड़ी सी, डेमोन्स्ट्रेशन ओके है, बट ये सारी चीजें जहां पे एक्टिविटी खुद से कर रहा है बच्चा, वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है, ठीक है, कि खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, बच्चे को चांस मिल रहा है, ऐसे वाला। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सेम टीचर एजुकेशन में भी इनोवेटिव रहेगा, कि आप जब टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उस टाइम पे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को जो है वो फॉलो किया जाए, ताकि जो वुड बी टीचर्स हैं वो भी वही चीज सीखें जो आगे बच्चों को सिखानी है। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग द चाइल्ड इज व्यूड एज, तो बच्चे को आप कैसे देखते हो? पैसिव लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्वर, टेबुलर रासा आई थिंक वो ब्लैंक स्लेट को ही बोलते हैं, एंड देन टीचर डिपेंडेंट, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखेंगे जी, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिविस्ट आ गया ना अप्रोच, तो बच्चा हो, टीचर हो, कोई भी हो, अगर ये टीचर एजुकेशन के फील्ड में आता तो हम जो प्यूपिल टीचर है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखते। ओके, व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग पॉलिसी ऑप्शंस, तो जो पॉलिसी ऑप्शंस हमने जनरेट किए, क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम उनको इवैल्यूएट करेंगे ना। सो इवैल्यूएशन के दौरान आपको डिजायरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, फिजिबिलिटी, सारी चीजें देखने की जरूरत है डेफिनेटली। सो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। विच करिकुलम मॉडल फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, तो देखो डिसीजन मेकिंग तो कहीं ना कहीं एक स्टेप पे जाके सब पे ही होगी, क्योंकि जब मॉडल बना है तो लास्ट में जाके आप कुछ तो डिसाइड भी करोगे, इवैल्यूएट भी करोगे। बट जो स्टफल बीम का मॉडल है, इसका मतलब ही क्या है? कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट पे फोकस कर तो रहे हैं यहाँ पे लास्ट में डिसीजन पे, तो थर्ड ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है जी। The process of adapting practices cultural items from another culture is known as, तो जब आप दूसरे कल्चर से कोई प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन नहीं बोलते, मॉडर्न होना भी नहीं बोलते, सेंस्क्रिटाइजेशन या अकल्चरेशन, तो ये रहेगा जी अकल्चरेशन। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको एसएसबी पीजीटी की जब क्लासेस ली थी, क्योंकि उनके सिलेबस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है, वहां पे करवा रखी है, तो आप वो वाले क्लासेस देख सकते हो, बिकॉज एजुकेशन की फील्ड में ये सारी चीजें कुछ ना कुछ नया ही आपको सीखने को मिलेगा। Easiest question, two-factor theory, primary mental ability, structure of intellect model, SOI, then fluid and crystallized intelligence, तो ये कैटल हो जाएंगे। टू फैक्टर थियरी अपने स्पीयरमैन हो जाएंगे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थर्स्टन, एंड ये अपना गिलफर्ड हो जाएंगे। इजी, सो 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल, तो जितने भी लीडरशिप के स्टाइल्स हैं वो मैंने वीआईपी क्लासेस में करवा रखे हैं, मेक श्योर आप उनको देख लें अपने किसी भी एग्जाम से पहले, जहां पे लीडरशिप आपके सिलेबस में है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन विजन के बेसिस पे होता है, आपको ऑप्शन देख के ही समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई हाईली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन आपको नजर नहीं आएगा। गुड फीलिंग्स एंड विल की बात कर रही हैं या हायरार्की बेसिस पे बिलीफ ऑन हायरार्की, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। ट्रांसफॉर्मेटिव में हम विजन पे फोकस करते हैं, तो जो भी चेंज होगा वो विजन के बेसिस पे होगा कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो फर्दर। When the 0.9 आएगा, आई होप आप समझ गए हो, 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपका फॉर अ गिवन मीन ऑफ पॉपुलेशन, इस तरीके से पढ़ेंगे हम, इज डिटरमाइंड। तो जो 0.95 है वो क्या है? क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी है, फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी है, बाय मॉडल प्रोबेबिलिटी है, या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें हम 5% एरर की जो है वो गुंजाइश रख के चल रहे हैं, फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी इसको बोलेंगे, क्योंकि जो लिमिट हम लेके चलते हैं कि इस लिमिट के अंदर जो है वो हमारा मीन ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है, तो वो चीज जब हम देखते हैं तो हम उनको फिड्यूशियरी लिमिट बोलते हैं। ओके, तो वो होता है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म का यूज किया जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, स्टैट की क्लासेस आप देख सकते हैं।
Which article of constitution emphasizes special provisions for SC and STs? तो देखो ये देख के आपको सिर्फ 46 पे टिक नहीं करना है, क्योंकि 46 में SC STs के बारे में, वीकर सेक्शन के बारे में बात की गई है, बट वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड की गई है। ओके, तो बाकी तीनों जो ये और ऑप्शन हैं ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि 330 और 332 आर्टिकल में SC ST से रिलेटेड कौन सा स्पेशल प्रोविजन मेंशन है। ठीक है, if a child's chronological age is equal to his or her mental age, तो कौन क्या जो है उसका IQ रहेगा। सो इट्स लाइक हम क्या करते हैं, हम ऊपर क्या मेंटल एज लिखते हैं, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सो मेंटल और क्रोनोलॉजिकल सेम ही है, तो ये कट आउट और 100 बच गया। सो IQ 100 आ गया जी। यूजुअली क्या होता है, मान लो 12 का मेंटल एज है बच्चे की, बच्चा 10 साल का है, तो 12/10 इंटू 100, तो IQ क्या आ गया, 120 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि IQ का फॉर्मूला रहेगा मेंटल एज यानी दिमाग से बच्चा कितने लेवल का है, क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइड में और इंटू 100, ये हमारा IQ का फॉर्मूला हो गया। What is the first step in organizing in service training program for teachers? तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रिसोर्स पर्सन को सिलेक्ट करना कि कौन आएगा पढ़ाने के लिए या चीज बताने के लिए, या फिर वेन्यू सिलेक्ट करना कहाँ पे होगा ये प्रोग्राम, या डिसाइड करना मोडालिटीज ऑफ ट्रेनिंग, या फिर ट्रेनिंग नीड्स को असेस करना। तो कोई भी चीज करने से पहले क्या चीज की ट्रेनिंग देनी है वो तो हमें असेस करना पड़ेगा ना। तो ट्रेनिंग नीड्स को असेस करना सबसे पहला काम रहेगा, उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे कि अच्छा उस फील्ड में एक्सपर्ट कौन है, किसको बुलाया जा सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बट पहले नीड असेस करनी पड़ेगी हमें कि क्या नीड्स हैं, क्या जरूरतें, जिस बेसिस पे हमें ये इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स को देना है। ओके, What are the current curriculum development model? तो current curriculum development model पूछा है। As such कहीं मेंशन नहीं है कि ये करंट है या ये पुराना है, बट सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल्स काफी पुराने, काफी टाइम से हम इनको यूज कर रहे हैं पहले से ही। ठीक है, सो बेटर ऑप्शन हमारा प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल रहेगा, जिसमें प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो या फिर आप करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान प्रोसेस क्या रहेगा उस पर फोकस कर रहे हो। ओके जी। Norm referenced test differs from a criteria reference test with respect to आएगा जी, with respect to types of test items, content specification, qualities of goodness या फिर learning task। तो देखो qualities of goodness मतलब कोई तुक बनता नहीं है। अगर क्वालिटेटिव तो दोनों ही टेस्ट हो सकते हैं, क्वालिटेटिव कंटेंट भी हम स्पेसिफाई दोनों में कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स अगर आप देखेंगे वो भी अलग अलग अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, बट लर्निंग टास्क के विद रिस्पेक्ट टू ये ज्यादा डिफर करेगा। ये तीनों चीजें सेम रख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बस हमें फोकस तो ये देखना है ना कि एक में हम क्राइटेरिया रेफरेंस में हम एक क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके मास्टरी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं कि क्या टास्क होगा, और नॉर्म रेफरेंस की अगर आप बात करोगे तो रैंकिंग की बात कर रहे हो, तो लर्निंग टास्क किस तरीके का होगा वहां से हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि एक लर्निंग यहाँ पे जो क्राइटेरिया रेफरेंस में लर्निंग टास्क होगा वो फोकस करेगा मास्टरी लर्निंग पे कि आपको उस चीज के बारे में सब कुछ आ जाए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो ये देखेगा कि बाकियों के कंपैरिजन में आपको कितना आता है। ओके, सो एक इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटीज फॉर आस्किंग एंड प्रोबिंग, तो एक तो पूछना और एक जो है प्रोबिंग, मतलब उससे उसको थोड़ा सा हिंट देना किसी चीज के बारे में, आर रिस्पेक्टिवली। तो लिमिटेड होते हैं, डिफिकल्ट, एक्सटेंसिव होता है, प्रोबिंग पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है बट वाइड रेंजिंग है, एक्सटेंसिव या पॉसिबल। तो देखो आस्किंग, जब आप अपॉर्चुनिटी फॉर आस्किंग है वो बहुत एक्सटेंसिव है बिकॉज रिस्पेक्टिवली मेंशन है, तो हम पहला वर्ड आस्किंग से रिलेट करके देखेंगे और प्रोबिंग से दूसरा वर्ड रिलेट करेंगे क्योंकि रिस्पेक्टिवली मेंशन है। तो आस्किंग यानी जब एक इंटरव्यू आप लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी पूछने की बहुत एक्सटेंसिव होती है, आप जो मर्जी चाहे पूछ सकते हैं अगले इंसान से। और जब क्वेश्चंस करिए प्रोबिंग की बात आती है, यानी अगर उसको कुछ याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो थोड़ा बहुत हिंट देना या जो है उसको आइडिया देना कि अच्छा इस तरीके से कुछ हो सकता है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो वो प्रोबिंग पॉसिबल है। ओके, सो एक्सटेंसिव एंड पॉसिबल अपना आंसर रहेगा। Which among the following communication type involves the use of face, gesture, attire, eyes for the transformation of information? इजी है, फेस का, जेस्चर, कहीं भी इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे जी। ठीक है, वर्बल तो यहाँ पे है नहीं।
Theory of evolution for explaining reality is the contribution of which Indian educator? So evolution की theory अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये एक नई इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है, इसको नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। आंसर अरोबिंदो रहेगा। थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो एक फिलोसफिकल थियरी पे, मतलब फिलोसफिकल थियरी है, ये याद रखिए, क्योंकि फिलोसफिकल स्पेक्युलेशंस पे बेस्ड है, ना कि इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली ये रियलिटी से, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी क्या था, फॉर एक्सप्लेनिंग रियलिटी, तो वही चीज है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या होगी। सो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो डायनेमिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, यानी डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। ओके जिसमें हम सेल्फ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और उसी के थ्रू हम रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दो प्रोसेस होते हैं यूनिवर्स में जो चलते रहते हैं एज पर दिस थियोरी। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। सो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन, ठीक है, इन्वोल्यूशन रहेगा प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट और इवोल्यूशन रहेगा प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट। याद क्या रखना है कि अगर इवोल्यूशन हो रहा है दैट मींस इन्वोल्यूशन तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, वो चीज हो चुकी है, बिकॉज इवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब ऑलरेडी इन्वोल्यूशन हो चुका हो। ओके सो इवोल्यूशन प्री सपोज करेगा किसको, सॉरी हाँ प्री सपोज मतलब उसके अंदर वो चीज इंक्लूडेड रहेगी इन्वोल्यूशन वाली। ओके अब इवोल्यूशनरी ग्रोथ को ये ट्रिपल प्रोसेस मानते हैं। उस ट्रिपल प्रोसेस में तीन चीजें हैं, एक वाइडनिंग, एक हाइटनिंग और लास्ट में इंटीग्रेशन, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये इंटीग्रल एजुकेशन या इंटीग्रेशन की ही बात करते हैं। ठीक है जी, तो जो प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग रहेगा यानी ग्रेटर स्कोप, ज्यादा वाइडन किसी भी चीज से रिलेटेड, और प्रोसेस ऑफ हाइटनिंग मींस एसेंट फ्रॉम वन स्टेप और ग्रेड टू अनदर हायर ग्रेड, हाइटनिंग पे जा रहे हो आप, तो यानी आप हर तरीके से मतलब वाइड में, विड्थ में भी और हाइट में भी अलग अलग एस्पेक्ट उस टॉपिक का देख रहे हो। ओके बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाएगा लास्ट में इंटीग्रेशन, जिसमें हम सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो अल्टीमेटली आपको अरबिंदो से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है जी, सो ये थियोरी ऑफ इवोल्यूशन न्यू टॉपिक है, इसको आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे आप नेट के हो, सेट के हो, किसी भी चीज के हो। एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो आपको ये पता होना चाहिए। What are the costs considered in a cost benefit analysis? तो सारी कॉस्ट होती है, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, या पोटेंशियल रिस्क का कॉस्ट हो। तो जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सभी कॉस्ट को इंक्लूड करके चलोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक काउंसलिंग स्किल? तो जब आप काउंसलिंग करते हैं, ऑब्वियसली जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो अगर मैं काउंसलिंग के लिए जा रही हूं तो मेरा अगले इंसान पे भरोसा भी तो होना चाहिए ना। सो ट्रस्ट बिल्ड करना, अगला इंसान ट्रस्ट बिल्ड करेगा, एक्टिवली सुनेगा, मुझे जेन्युइन होना चाहिए। बट जो टेस्ट टेकिंग है वो कोई भी बेसिक काउंसलिंग स्किल नहीं है, यानी अगले इंसान में कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग की स्किल होनी चाहिए कि वो बातचीत करके विश्वास बनाए सामने वाले का अपने ऊपर, और जेन्युइन होना चाहिए। From which academic session B.Ed program became 2 years in all over India? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 2014 में B.Ed जो है और M.Ed जो है वो दो साल की कर दी थी, बट 2014 में की है तो नेक्स्ट सेशन से शुरू होंगी ना चीजें। सो नेक्स्ट सेशन से जो है वो चीजें शुरू हुई है, 2015-16 जो है वो फर्स्ट सेशन रहेगा जिसमें B.Ed जो है वो 2 साल का प्रोग्राम करके ऑल ओवर इंडिया शुरू किया गया। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल, ओके हायर लेवल पे करिकुलम डेवलप हो रहा है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं जो लागू किया जा रहा है वो नीचे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लागू किया जा रहा है। तो ये सेंट्रलाइज्ड होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा? डिसेंट्रलाइज में तो हम नीचे वालों को भी इंक्लूड करते हैं, बट ये तो हमने हायर लेवल पे ही डेवलप कर लिया, तो आंसर सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ सैयदवाद इज नॉट रेलिवेंट? तो इनमें से कौन सा डॉक्ट्राइन ऑफ सैयदवाद के लिए जो है वो रेलिवेंट नहीं है? तो ये सैयदवाद वाली भी किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है जी, जिसमें हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि चीजें कंडीशनल होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज एब्सोल्यूट हो। तो कौन सा रेलिवेंट नहीं है? सो एब्सोल्यूट जजमेंट या एब्सोल्यूट पोर्शन जहां भी कुछ भी नजर आए आपको एब्सोल्यूट से रिलेटेड, वो चीज सैयदवाद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जैन मेटाफिजिक्स में डॉक्टराइन दैट ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल,
ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही अच्छे हैं, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही सही हैं, ठीक है। जो वो जजमेंट हो सकता है आप एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो एक सिचुएशन को लेके, तो दूसरी सिचुएशन में भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी नहीं है। सो एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं होगा सैयदवाद में। सैयदवाद से रिलेटेड अगर आप बात करेंगे तो जैन फिलोसफी जो है वो तत्व की भी बात करती है, क्योंकि ये जो फर्स्ट बोला ना 7 फोल्ड जजमेंट, तो वो 7 फोल्ड जजमेंट कहां से आ रहा है, वो श्वेतांबर में 9 फोल्ड जजमेंट रह जाएगा और दिगंबर में 7 रहेंगे, यानी 7 तत्व या 9 तत्व। तो ये 7 और 9 तत्व आपको याद होने चाहिए कि अच्छा 9 तत्वों की बात श्वेतांबर करते हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में वो डिवाइड हो गए थे ना, जैनिज्म या जैन फिलोसफी में भी दो तरीके के ग्रुप हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, तो दिगंबर वाले बोलते हैं 7 तत्व हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या ट्रुथ, और श्वेतांबर बोलती है 9 है। तो ये 9 है श्वेतांबर के हिसाब से, यानी जीव, अजीव, पुण्य, पाप, अशर्व, बांध 6, देन ये आपका संवरा और निर्जरा और मोक्ष, ठीक है। तो ये 9 तत्व हो गए आपके श्वेतांबर के हिसाब से, और ये है 7 फंडामेंटल तत्व या ट्रुथ या प्रिंसिपल्स जो किसके बेसिस पे हैं, दिगंबर के बेसिस पे। तो ये 7 तो एटलीस्ट याद हो, जीव, अजीव, अशर्व, संवरा, बंध, निर्जरा एंड मोक्ष, ठीक है। आप इनको कंपेयर करके भी, जैसे मोक्ष यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, जीव, अजीव, ये चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी है, तो आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पाप पुण्य वाली बात यहाँ नहीं की गई है, बस ये चीज है, दैट्स इट। बाकी 9 में से बाकी 7 के 7 तो सेम ही है, तो ये 7 के 7 तो सेम वाले तो एटलीस्ट याद रखो आप। पूछा जा सकता है, ये संवरा भी एक बार पूछा गया है, स्टॉपेज ऑफ कर्मा वाला, कि क्या मतलब होता है संवरा का, और वहां पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका स्टॉपेज ऑफ कर्मा था, ठीक है। तो वहां पे आपके कर्म जो है वो स्टॉप हो जाने वाली जैसी सिचुएशन कुछ था, तो वो चीज आपको पता हो कि हाँ ये 7 के नाम आपको पता हो। अभी बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं इनको, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, क्या चीज है, वो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन, तो हमने बेसिकली ये जो किए हैं ना, तत्व किए हैं, उससे ऊपर हमने जो है वो एलिमेंट्स, अलग एलिमेंट्स भी किए थे, ये 7 तत्व किए थे, और जीव अजीव वो भी वहां पे भी सेम सी चीज आपको नजर आ रही थी, जो द्रव्य सब्सटेंस की बात की थी हमने, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ओ एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया, ये एग्जैक्टली ठीक है। सो ये चीज आपको पता हो दोनों की दोनों। व्हाट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल थियरी, सो हमने ह्यूमन कैपिटल थियरी पढ़ी है, सिग्नलिंग थियरी पढ़ी है। ह्यूमन कैपिटल थियरी में हम ह्यूमन की स्किल पे फोकस करते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि ह्यूमन कैपिटल थियरी में अगर आपने पीएचडी कर रखी है, तो वो पीएचडी ने आपको उस काबिल बनाया है कि आपको ज्यादा वेजेस मिलें। और सिग्नल थियरी में हम क्या बोलते हैं कि पीएचडी एक सिग्नल है आपके बढ़िया होने का, या आपको चीजें आती हैं उसका। इतना सा ही डिफरेंस था। तो ह्यूमन कैपिटल में हम स्किल एक्विजिशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में वो स्किल डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन। While examining the difference between correlated sample means the degree of freedom, तो correlated sample mean में पूछा गया है, correlated में आपका रहेगा n-1 जी, ओके। इंडिपेंडेंट में आई थिंक n-2 होता है, क्योंकि उसमें आ जाता है n1-1 एंड n1 n2 -1, तो दोनों में से माइनस करके वो सिचुएशन वही आ जाएगी आपकी n1 प्लस n2, जिसको हम कंप्लीट n बोल देते हैं, तो n-2 आ जाएगी, ओके। यहाँ पे रहेगा कोरिलेटेड सैंपल की, यानी रिलेटेड है वो सैंपल्स आपस में, तो n-1 रहेगा। Which of the following is not a component of transformational leadership, तो लीडरशिप के 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में भी ये चीजें करवा रखी हैं हमने। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन भी पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी पढ़ा था, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन भी पढ़ा था, बस हमने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं पढ़ा, वही चीज आपसे पूछी है, ओके। सो वीआईपी क्लासेस में ये डिटेल में करवा रखा है। इन अ गिवन स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको स्कोर दे रखा है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन पूछा है, यानी सम करना है स्क्वायर का, किसका, डेविएशन का। तो पहले डेविएशन निकालें। डेविएशन कैसे निकलेगा, ये आपके पास रो स्कोर है, इसका आप क्या निकालेंगे, इसका आप मीन निकालेंगे। मीन निकलेगा आपका 23। मीन निकालने का तरीका है, इन पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो। 6 होते तो 6 को प्लस करके 6 से डिवाइड कर देते, ओके। डिवाइड करने के बाद आपका मीन आएगा 23। अब इसमें से मीन माइनस कीजिए सब में से, ठीक है। मीन माइनस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा डेविएशन। एक सेकेंड, ये मीन माइनस किया,
तो ये आपका जो भी माइनस के बाद आएगा वो डेविएशन आएगा। कितना आया? -4 -2 0 2 4, ये आ गया आपका डेविएशन। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर होगा तो 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और इसको सम करना है, जोड़ना है, तो 16 और 4 20, और 20, उत्तर आ जाएगा आपका 40। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इजीएस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी तो कोई क्या ही देगा। For effective classroom teaching learning process, the teacher should give topmost priority to the following. तो टीचर को किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो अगर आप इफेक्टिव क्लासरूम की बात करेंगे तो टीचर इंप्रूवमेंट चाहता है ना बच्चे में, तो असेसमेंट में एक इंप्रूवमेंट का चांस रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले टेस्टिंग करोगे, वो टेस्टिंग के बेसिस पे मेजरमेंट होगी, फिर उस बेसिस पे असेसमेंट होगा, और फिर उस बेसिस पे इवैल्यूएशन होगी। यानी जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग और मेजरमेंट तो इंक्लूड आपने कर लिया है, और जब आप असेस कर रहे हो तब जो भी पॉसिबिलिटी है इंप्रूवमेंट की बच्चे में, वो ज्यादा ऑप्शन यहां रहेगा। इवैल्यूएशन में तो आपने डायरेक्ट जजमेंट भी दे दी, तो जजमेंट देने के बाद कोई इंप्रूवमेंट करना, चेंज करना मुश्किल है, तो इसलिए असेसमेंट करना जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आप असेस कर रहे हो बच्चों को। ओके, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की कोग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगा? वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग। सो वाइगोट्स्की ने सोशियो कल्चरल थियरी की बात की है, सोसाइटी, राइट, तो सोशल इंटरेक्शन, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन पे होगा, ना कि एनवायरमेंटल प्रेशर। वैसे ही ये तो नेगेटिव टर्म हो गई। जेनेटिक्स यानी सिर्फ हेरिडिटी की आप बात कर रहे हो, मेंटल मैच्योरिटी ऐसी कोई बात वाइगोट्स्की ने की ही नहीं है। तो सोशल इंटरेक्शन की बात की है वाइगोट्स्की ने, क्योंकि सोशियो कल्चरल थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है। ये क्वेश्चन रिलायबिलिटी वाला कई बार आ चुका है। रिलायबिलिटी इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू डिटरमाइन वैलिडिटी ऑफ एनी एजुकेशनल टेस्ट, राइट, तो कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। वैलिडिटी ऑफ एनी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेलेवेंस, तो वो कितना रेलेवेंट है टू द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, यानी जो चीज आप टेस्ट करना चाह रहे हो, जो आपका पर्पज है, उसके हिसाब से वो टेस्ट जो है वो रेलेवेंट है भी नहीं भी, वो वैलिडिटी पे डिपेंड करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, काउंसलिंग इज अ प्रोफेशन दैट एम्स एट, तो काउंसलिंग किस पे एम करता है? पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी प्रमोट करने पे, सक्सेसफुल डायग्नोसिस ऑफ साइकोपैथोलॉजी, या फिर इंश्योर करता है क्लाइंट्स आर ऑन द करेक्ट मेडिकेशन, या फिर सोलली एड्रेस करेगा बिहेवियर को, ठीक है। सो बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर को एड्रेस करना इज नॉट द एम। ओके, तो काउंसलिंग जो प्रोफेशन है वो आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में और प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, ना कि वो प्रमोट कर रही हैं कि आप वो डायग्नोज कर लें जल्दी से जो भी दिक्कत है, या फिर वो क्लाइंट को करेक्ट मेडिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये तीनों चीजें एम नहीं है जी, ये एम है कि हम बात करके, चीजों को डिस्कस करके, उसको कॉन्फिडेंट बना के हम पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो हमारा मेन रहेगा किसका? काउंसलिंग का एम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ट्रैंगुलेशन से रिलेटेड पूछा गया है हर एक स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है। आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि ट्रैंगुलेशन में हम किसकी बात करते हैं? हम दो या दो से ज्यादा सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करने की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा तरीके से। ओके, तो दो या दो से सोर्सेज से, दो या दो से अधिक सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना, या रिसर्च मेथड्स दो या दो से ज्यादा हों, या फिर आपका जो है वो डाटा कलेक्शन मल्टीपल डाटा कलेक्शन प्रोसीजर हो। तो ट्रैंगुलेशन सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं है जी, इसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जो भी अलग अलग मेथड्स, अलग अलग अप्रोचेस इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी हमारे लिए, और हमसे नोट करेक्ट ही पूछा गया है। तो ट्रैंगुलेशन एक क्वालिटेटिव क्रॉस वैलिडेशन है नहीं, ठीक है, क्वालिटेटिव वर्ड ही गलत हो गया अकेला यहाँ पे। द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर प्रोवाइडिंग, तो डाइट की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो डाइट क्या प्रोवाइड करते हैं? प्री सर्विस, इन सर्विस, बोथ प्री सर्विस, इन सर्विस, या कोई भी चीज नहीं। तो ये दोनों तरीके की टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पहले भी और इन सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस भी, ठीक है। Which one of the following is not a form of intelligence according to Gardner? तो गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस दी थी, अब 9 है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली भी, लास्ट वाली भी ऐड हो रखी है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये तो ठीक है, बट ये विजुअल स्पैटियल आएगा, ना कि ऑडिटरी। ओके, तो ये चीज गलत है। नेचुरलिस्ट, स्पैटियल, देखो स्पैटियल, देन लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल और बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो ये नो रहेंगी जी, ठीक है। 8 है, 9वीं अपनी एग्जिस्टेंशियल वाली रहेगी।
Which of the following, okay, which of the sampling technique is most appropriate to select a sample of टीनेज अब्यूजर्स? अब हमें ये तो नहीं पता कौन कौन है टीनेज अब्यूजर, या मान लो इसकी जगह हेट्रोसेक्सुअल दे देता, या होमोसेक्सुअल दे देता, या क्वीर दे देता, ठीक है, कोई भी चीज, तो वो हमें नहीं पता है। तो अगर हमें एक इंसान का भी पता चला तो हम नेटवर्किंग के थ्रू क्या करेंगे, उस एक इंसान का डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे यार तू जिनको जानता है उनसे भी डाटा कलेक्ट करवा देना। तो वो चीज क्या हो गई, फर्दर नेटवर्किंग हो गई, जिसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे जो है वो अप्रोप्रिएट तरीका रहेगा, क्योंकि हमें सबको नाम, ये कोई अपने आप को ये थोड़ी बोलेगा टीनेज अब्यूजर है ये। ओके, तो वो टीनेज अब्यूजर कौन है, क्या है, वो सिचुएशन हम एक आधे को पता करके उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, तो वो स्नोबॉल बेटर रहेगा। Which of the following is not a learning management system? तो अगर आपने यूजीसी नेट पेपर 1 की बात की है, पढ़ा है उसको, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी है, वहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमें पता है। वहां पे कैनवास और कैनवा में अक्सर कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि इनमें से एक तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और एक नहीं है, तो कैनवा नहीं है जी। ओके, कैनवास में एस लगा हुआ है ना, तो ये सिस्टम है। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एस और कैनवास का एस, तो यहां से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, कैनवा इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थियरी ऑफ। सो ऑन्टोलॉजी, ये एसएसबी पीजीटी में भी कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, अगर आपने वो वाले प्रैक्टिस किए होते तो। सो वैल्यूज नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यूज हम एक्सियोलॉजी में बात करते हैं। क्रिएशन या नॉलेज, नॉलेज की हम एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं, बट क्रिएशन की या फिर बीइंग एंड देयर रिलेशंस, तो ऑन्टोलॉजी बीइंग, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आ जाएगा। बीइंग एंड देयर रिलेशंस जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, एक्सपोजिटरी अप्रोच इज, तो एक्सपोजिटरी को मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह रिलेट करके चलो, बट तो जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्मॉल पार्ट्स में होता है, एक्सपीरियंशियल होता है। तो एक्सपीरियंशियल तो बिल्कुल नहीं होता, टीचर आता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारा सिलेबस करा के चला जाता है। ओके, तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे वाला ऑप्शन हमारा सही है। स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होगा एक्सपोजिटरी अप्रोच, और ना ही स्मॉल पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ लर्नर कैन नॉट बी कैरिड आउट थ्रू, तो ऑनलाइन असेसमेंट आप किस चीज से नहीं कर सकते हो, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। अगेन देखो, क्विज, नाम से ही क्विज से पता चल रहा है, टेस्टोमोज, टेस्ट, क्विज, यहां से ये तो आइडिया हो रहा है कि ये दोनों तो नहीं होने चाहिए, इनसे तो हम असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, हॉट पोटैटोज बचा और जिट्सी बचा, तो जिट्सी जो है उससे नहीं करते जी, हॉट पोटैटोज से भी कर सकते हैं। जिट्सी जो है वो फ्री ओपन सोर्स मल्टी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, वॉइस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मैसेजिंग वगैरह आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो जिट्सी में असेसमेंट नहीं होगी, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं ले सकते आप। अ क्वालिटी रिसर्च इज द आउटकम ऑफ, क्वालिटी रिसर्च आउटकम है एनालिटिकल माइंड का, रिच सोर्स ऑफ लिटरेचर का, कलेक्टिव स्कॉलरशिप का, या जीनियस माइंड का। तो आप एनालाइज करते हो ना चीजों को, सो एनालिटिकल माइंड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इजी क्वेश्चन है, बाकी सारे ऑप्शन देखते ही समझ आ रहे हैं कि मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च की आप बात कर रहे हो, तो अच्छा किसका जीनियस माइंड नहीं है, तो क्या वो क्वालिटी रिसर्च नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि रिसर्च आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, चीजें कलेक्ट की हैं, देखी हैं, सीखी हैं, उसको एनालाइज करना, तो वो क्वालिटी रिसर्च हो गया आपका। Which of the following combination characterizes reliability of an educational research? So reliability से related कौन सा रहेगा? तो जहां accuracy आ गई वो तो validity आएगा, तो सेकंड ऑप्शन तो कट आउट हो गया। अगर सेकंड ऑप्शन कट आउट हो गया तो ये देखो, ये कट। देन बात आती है कंसिस्टेंसी और रेप्लीकेबिलिटी। कंसिस्टेंसी तो रहेगा, ठीक है, जो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, हम एक्यूरेसी को वैलिडिटी से और कंसिस्टेंसी को रिलायबिलिटी से रिलेट करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी और रेप्लीकेबिलिटी। रेप्लीकेट अगर आप कर पा रहे हो दैट मीन्स वो रिलायबल है, ठीक है, रेप्लीकेट करना मतलब बार बार सेम रिजल्ट निकल के आना। सो रेप्लीकेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन, ये रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी, ना कि क्रेडिबिलिटी। विश्वसनीयता की अगर हम बात करें, ठीक है, रिजल्ट्स आपके कितने क्रेडिबल हैं, कितने एक्यूरेट हैं, तो वो चीजें आपकी वैलिडिटी में चली जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन बट इजीएस्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, मेंटल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो डिसलेक्सिया की बात हो रही है, तो रीडिंग डिसऑर्डर है जी,
एंड इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चंस और आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने आज एटलीस्ट 2-3 चीजें तो नई सीखी होंगी। जो 6 द्रव हैं वो सीखे होंगे, जैनिज्म के 7 तत्व सीखे होंगे, 9 तत्व या 7 तत्व जो हमने किए हैं अलग अलग श्वेतांबर और दिगंबर के बेसिस पे, एंड देन अपनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये 3 चीजें तो आप एटलीस्ट अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। थियरी ऑफ इवोल्यूशन जिसमें इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन दोनों की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में आने के चांसेस है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.